Good afternoon, guys. Again, we are meeting with a new lecture, and it is just all about OC. And मैं थोड़ा सा previous recapitalization दे दूँ आपको. And a previous lecture we have already learned about the principle of management, which is given by Henry Fayol in 1916 in his book. The book name was, याद करो book का नाम आप. The book name was General एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. जैसे मैंने पहले आपको ये लिखाया हुआ है नाम, सारे बोर्ड लेटर में लिखाया था, याद है आपको. तो हम लोगों ने ये चीज़ें पढ़ ली हैं और उसमें कुछ हमने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा था, जो हमारा था कुछ डिवीज़न ऑफ वर्क, सबॉर्डिनेशन ऑफ इंटरेस्ट मैंने नहीं पढ़ाया था लास्ट टाइम पे. डिवीज़न ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, ऑर्डर, इक्विटी, है ना. ये सारे प्रिंसिपल्स हमने पढ़ लिया था. आप एक छोटा सा रिकैप्चुलाइजेशन यहाँ देख के इसे ले सकते हैं और उसके बाद मैं आपको कुछ आगे की चीज़ें बताने जाऊँगा. ठीक है ना. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था ये सब. और ये रहा आपका सारा का सारा प्रिंसिपल्स. ये देखिए, डिवीज़न ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एवरीथिंग. ओके ना. तो अब मैं कुछ आगे बढ़ना चाहूँगा. ये 8 प्रिंसिपल हो गए एंड एज आई टोल्ड यू कि टोटल 14 प्रिंसिपल हैं. तो अब हम लोग आगे के प्रिंसिपल्स देखने जा रहे हैं और हमने प्रिंसिपल 8 तक देख लिया है. अब मैं दिखा रहा हूँ आपको, बता रहा हूँ आपको प्रिंसिपल 9. एंड एज आई टेल यू कि कोई भी ज़रूरत नहीं है सीक्वेंस में जाने की. आप आगे पीछे कर सकते हैं. मैंने तो बहुत आगे पीछे किया हुआ है. अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये भी आगे पीछे, मैं बुक के सीक्वेंस से नहीं पढ़ा रहा हूँ. अंडरस्टैंड. तो अब मैं आपको बताऊँगा एक और प्रिंसिपल जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंटरेस्ट. क्या है बोलो? सबऑर्डिनेशन ऑफ इंटरेस्ट. अब ये सबऑर्डिनेशन ऑफ इंटरेस्ट होता क्या है गाइज? मैं ना एक एग्जाम्पल लेके आपको बताता हूँ. मान लीजिए आप स्कूल में जाते हैं. आपका मकसद क्या है, पर्पस क्या है स्कूल जाने का? तो अभी कुछ लड़के बोलेंगे सर वो आती है इसलिए मैं जाता हूँ, वरना मैं तो कभी स्कूल का मुंह ना देखूँ. ऐसे सब नहीं बोलना. हम लोग स्कूल जाते हैं इसलिए ताकि हम अच्छे से पढ़ाई करके अच्छा नंबर ले सकें. तो स्कूल या कॉलेज जो जहाँ हम जा रहे हैं, उस कॉलेज का भी यही एम है कि हम अच्छे से पढ़ाई करके अच्छा मार्क्स लेके अपना ब्राइट फ्यूचर बनाएं. और यही एम हमारा भी होना चाहिए. अगर हमारा कोई और एम है, अगर आप ये बोलते हो कि मैं तो उनके लिए जाता हूँ, तो फिर आपका एम और कॉलेज का एम अलग हो गया. तो फिर कॉलेज उसका एम हासिल नहीं कर पाएगा. कॉलेज लगा रहेगा आपको टॉप मार्क्स दिलवाने में, लेकिन आप लगे रहोगे कुछ और लेने में. तो कहीं ना कहीं मिसमैच हो रहा है, एम एक नहीं है. तो जो एम है, एम्बिशन है, जो पर्पस है, वो एक होना चाहिए. तो ये एग्जाम्पल था. अब ज़रा कंपनी के लिए बात कर लेते हैं. कंपनी में जो भी एम्प्लॉयज़ काम करने आ रहे हैं, उन सबका मकसद एक होना चाहिए. और वो एम, वो मकसद, वो गोल, पर्पस, लक्ष्य वही होना चाहिए जो कंपनी का है. से फॉर एन एग्जाम्पल, आप लोग क्लास में पढ़ने आते हो तो आपका एम क्या होना चाहिए? जो क्लास का एम है. और क्लास का एम क्या है? आपको टॉप मार्क्स दिलवाना. तो आपका भी यही एम होना चाहिए. सिंपल, सरल, आसान. मेरे हिसाब से बहुत इजीली तरीके से समझ गया होगा आपको. नेक्स्ट मैं जो बताऊंगा आपको वो है प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन. लेकिन मैं उससे पहले आपको एक और दूसरा बताना चाहूँगा, एस्प्रिट डी कॉर्प्स. तो एस्प्रिट डी कॉर्प्स का मतलब भी सुन लीजिए आप. इसका मतलब होता है सिंपल, सरल, आसान. नहीं, ये मतलब नहीं होता है. इसका मतलब होता है कि यूनिटी इज़ स्ट्रेंथ. आपके लिए ना मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, यूनिटी इज़ स्ट्रेंथ. देखो यार, बाद में ये मत बोलना सर राइटिंग ऐसा लग रहा है आड़े टेढ़े कीड़े दौड़ रहे हैं. राइटिंग में जानता हूँ ख़राब होगी, और झेल लो थोड़ा सा बस. अब ये यूनिटी इज स्ट्रेंथ मीन्स व्हाट ना, कि कंपनी को चाहिए, ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये प्रिंसिपल. इसका मतलब ये कि एम्प्लॉयज़ में एक यूनिटी होनी चाहिए, एक स्ट्रेंथ होनी चाहिए. ऐसा ना हो कि एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय को हरेस कर रहा है, एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय को परेशान कर रहा है, एक एम्प्लॉय अपना काम दूसरे एम्प्लॉय पे डाल, मैनेजर अपना काम एम्प्लॉय पे डाल के चला जा रहा है मैडम को घुमाने के लिए. चलेगा क्या? फिर हमारे लड़के रहेंगे वो जगह पे तो मैनेजर का सर फोड़ देंगे, और वो अपना काम भी मैनेजर के ऊपर डाल देंगे, ब्लैकमेल करेंगे, बोलेंगे वरना एचआर को सब कुछ बता दूंगा मैनेजर के बारे में. तो कहीं ना कहीं ये एस्प्रिट डी कॉर्प्स मीन्स व्हाट, ऐसा ना हो कि एम्प्लॉय ये फील करे कि यार मेरी कंप्लेंट सुनने वाला कोई नहीं है. एक ना ट्रेड यूनियन, देखो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड मैंने यूज़ कर लिया, ट्रेड यूनियन बना के देनी चाहिए. किस में? एम्प्लॉयज़ में. ताकि उनको ये लगे कि हम एक है,
हमारी एक यूनिटी और ये कई सारी पिक्चर्स में, मैं पिक्चर का नाम ही नहीं बता सकता, लाडला पिक्चर में देख लो अनिल कपूर जो है यूनियन लीडर बनता है, कूली पिक्चर में देख लो अमिताभ बच्चन जी यूनियन लीडर पिक्चर बनते हैं, एक पिक्चर में शशि कपूर यूनियन लीडर बनता है, एक शायद कालिया पिक्चर जिसमें अमिताभ बच्चन और कादर खान है, तो कादर खान ने यूनियन लीडर का रोल प्ले किया है। तो कई सारी ऐसी पिक्चर्स हैं। ये इसलिए होता है ताकि एम्प्लॉयज़ की आवाज़ को उठाया जा सके और एम्प्लॉयज़ जो है एक साथ एक होकर काम कर सके ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट आउट होना चाहिए, ठीक है ना। अब अगला मैं बताने जा रहा हूँ आपको इनिशिएटिव। व्हाट? इनिशिएटिव। अच्छा, ये इनिशिएटिव का मतलब होता है पहला पहला स्टेप लेना, ठीक है ना। इनिशिएटिव, इनिशिएटिव मीन्स व्हाट? पहला पहला स्टेप लेना। देखो स्पेलिंग रॉन्ग हो गई है, यहाँ पर ए भी आएगा, INITIATIVE, initiative means what? Whenever any employee come with the new ideas, come with the new things, the manager should welcome their ideas. मैनेजर ये नहीं बोलना चाहिए कि अब तू मेरे से ज़्यादा सोचेगा, चल भाई यहाँ से, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। अगर कोई नए आइडियाज़ लेकर आ रहा है तो उसका वेलकम करना चाहिए कि हाँ, थैंक्स अ लॉट दैट यू थिंक समथिंग न्यू। अब अगर उसका आइडिया में बेटर आइडिया लेकर आ रहा है तो वेलकम करो, और अगर उसके आइडिया में कुछ कमी लग रही है तो फिर मैनेजर को चाहिए कि उसको समझाए कि आपके आइडिया में ये कमी है, या आपका आइडिया हमारे पर्टिकुलर सिचुएशन को ठीक से फुलफिल नहीं कर पा रहा, हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इनिशिएटिव मतलब समझ गया होगा कि कहीं ना कहीं ये चाहिए कि मैनेजर शुड वेलकम द आइडियाज़ ऑफ देयर जूनियर, दे शुड गिव अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग न्यू टू देयर जूनियर ऑल्सो। अब मैं जो अगला आपको बताने जा रहा हूँ उसका नाम है स्केलर चेन। क्या नाम है? स्केलर चेन। सर मतलब क्या है इसका? देखो ना, ऑर्गेनाइजेशन में ना बहुत है ना पोस्ट होती है। अभी एक ऐसे एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ज़्यादा सीरियसली मत ले लेना, दिल पे मत ले लेना एकदम से अपने, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल से बात करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। मान लो ऐसे कि एक है ना CSR है, तो इससे ऊंची पोस्ट किसकी होती है पता है क्या? इससे ऊंची पोस्ट होती है टीम लीडर की, फिर इससे ऊंची पोस्ट होती है मैनेजर की। इससे ऊंची पोस्ट किसकी होती है? मैनेजर की। इससे ऊंची पोस्ट होती है HR की, ठीक है। अब मैंने बहुत छोटा सा लिया, यहाँ पे सुपरवाइज़र वगैरह ले सकता था मैं, और यहाँ पे और भी चीज़ें ऐड की जा सकती थी, मगर मैंने बस छोटा सा समझाने के लिए लिया। CSR को कोई प्रॉब्लम होगा अगर, तो डायरेक्ट क्या इधर पे आ जाएगा, ऐसा करेगा ना? ये पॉसिबल नहीं है। अगर CSR को कोई प्रॉब्लम है तो ही शुड टॉक विथ टीम लीडर, एंड टीम लीडर विल टॉक विथ मैनेजर, एंड मैनेजर विल टॉक विथ HR। ये ऐसे जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा। दिस इज कॉल्ड स्केलर चेन। देखो ये एम्प्लॉयज़ है, मान लो ये ना एम्प्लॉयज़ है, अभी मैं ऐसे एकदम लोअर लेवल से लेने जाऊँगा ना अगर, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा मालूम है? एकदम सबऑर्डिनेट्स, सुपरवाइज़र, देन CSR, देन असिस्टेंट टीम लीडर, देन टीम लीडर, देन असिस्टेंट मैनेजर, देन मैनेजर, देन HR। वो बहुत लंबी हो जाएगी, एक नॉर्मल समझ के चलो, ठीक है। तो अभी ये स्केलर चेन क्या बोल रहा है कि इफ़ द एम्प्लॉय वांट टू चेंज देयर टाइम, इफ़ द एम्प्लॉय वांट टू डिस्कस अबाउट देयर वेज रेट और सैलरी, then they should talk with team leader. Team leader will talk about the matter with the manager, and then manager will talk with HR and the concerned manager, whatever is the post, and जो भी उसका अथॉरिटी पर्सन होगा उससे बात करेंगे। डायरेक्ट ही हायर अथॉरिटी के पास रात को 12 बजे उठ के चले जाएगा अगर, तो इसको पुलिस गिरफ्तार कर लेगी, ठीक है ना। तो ये भाई साहब ऐसा कर नहीं सकते। चलो, ये भी डायरेक्टली इससे कांटेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन इसके पास राइट है, अगर ये चाहे तो कांटेक्ट कर ले, बट ये नहीं कर सकता। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? बोलो ना, इसी को बोलते हैं स्केलर चेन। सिंपल। और लास्ट वन मैं आपको बता दूं अब, जो मैंने पहले ही आपको बोला था, सेंट्रलाइजेशन। क्या है? बोलो, फिर से बोलो, ज़ोर से बोलो, हाथ उठा के बोलो। देखो मैं क्वेश्चन आंसर पूछ नहीं पा रहा हूँ आपसे, मुझे ना एक्चुअली ऐसा फील ही नहीं हो रहा कि मैं लेक्चर ले रहा हूँ, क्योंकि ना मैं क्वेश्चन पूछने का आदी हूँ, तो अभी वो नहीं हो पा रहा है। तो आप लोग ना जब भी बोल रहा हूँ क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करो। अभी सेंट्रलाइजेशन मीन्स व्हाट? चलो आपको पता है, मान लो अपनी क्लास के ना ये क्लास का एक एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ, ये क्लास का एक ब्रांच है, ठीक है। तो एक ही ब्रांच है, तो जो इंडस्ट्री है वही फर्म है, जो फर्म है वही इंडस्ट्री है, ओके ना। एक ही ब्रांच है, लेकिन ज़रा आप सोचो, अगर
एक और ब्रांच ओपन हो जाए, और फिर एक और ब्रांच ओपन हो जाए, और फिर एक और ब्रांच ओपन हो जाए। ए बाबा देखो बाबा, ये स्केलर चेन इसके लिए था, सेंट्रलाइजेशन इसके लिए, ठीक है ना। ऐसे कितने सारे ब्रांच ओपन हो गए ना। तो ये सारे ब्रांचेस को देखो, कितने सारे ब्रांचेस हो गए ना। ये सारे ब्रांचेस को हैंडल करने के लिए एक हेड ऑफिस होना ज़रूरी है कि नहीं है? अरे यस और नो, बहुत ज़रूरी है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, एक हेड ऑफिस बना देंगे। ये बनाया मैंने हेड ऑफिस। तो ये सब ब्रांच है, ये सब क्या है, ब्रांच है। और इन सबको कंट्रोल, मैंने क्या बोला, इन सबको कंट्रोल यानी हैंडल यानी रेगुलेट, इन सबको रेगुलेट किया जाएगा कहाँ से? इन सबको रेगुलेट किया जाएगा इस हेड ऑफिस से। तो ये जो हेड ऑफिस से कंट्रोल किया जा रहा है, मान लो ये जो मैंने बनाया ना, ये पूरा मुंबई है, ये पूरा क्या है, मुंबई है। और ये मुंबई सिटी है। ये मुंबई सिटी के अंदर ये 1 2 3 4 5 6 7 ब्रांचेज हैं। अब ये पूरे मुंबई को हैंडल कौन कर रहा है, कंट्रोल कौन कर रहा है, एक हेड ऑफिस। तो इसको हम लोग बोलेंगे सेंट्रलाइजेशन। when the all branches of a company is controlled and regulated from the single head office, that is known as centralization. but लेकिन, किंतु, परंतु, बंधु, हो सकता है कि, क्या हो सकता है, हो सकता है कि ये ब्रांचेस पूरे महाराष्ट्र में फैल जाएं बाबा। पॉसिबल है बाबा, पॉसिबल है। ये मुंबई था, अब ये ठाणे में भी ब्रांचेज आ गए। अब ये ठाणे में ब्रांचेज इतने सारे हो गए। अब ये देखो पुणे में ब्रांचेज आ गए, ये पुणे में इतने सारे ब्रांचेस हो गए। तो बेटा ठाणे का हेड ऑफिस अलग बनेगा, बेटा पुणे का हेड ऑफिस अलग बनेगा। तो अब जब हेड ऑफिस भी अलग, ये देखो मैं लिख दे रहा हूँ ठाणे हेड ऑफिस, ये लिख दे रहा हूँ मैं पुणे हेड ऑफिस, मुंबई हेड ऑफिस, ठाणे हेड ऑफिस, पुणे हेड ऑफिस, अलग अलग हेड ऑफिस बन गया। अब अलग अलग जगह के ब्रांचेज अलग अलग हेड ऑफिस कंट्रोल रेगुलेट करेंगे। अब इसको हम बोलेंगे डिसेंट्रलाइजेशन। बोलो रे बाबा, जोर से बोलो, डिसेंट्रलाइजेशन। हाथ उठा के बोलो डिसेंट्रलाइजेशन। अरे फिर से बोलो डिसेंट्रलाइजेशन। बोल रहे हैं सब लोग? ठीक है, गुड, गुड वन, गुड वन, गुड वन। बढ़ता हूँ आगे। अब ये 14 प्रिंसिपल आपके पूरे हो गए। खुशी हो रही है कि नहीं हो रही है? एक बार पूरा रिकैप देख लेते ना बाबा, नहीं तो पाप चढ़ेगा। मेरे को बोलेंगे सर तुम पढ़ाए थे अकेला, फिर अकेला पढ़ के चले गए थे आप। देखो फीचर एंड नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट देखना बाकी है। ये मैंने इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि जब तक आपको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट नहीं पता चलेगा, फीचर्स कैसे पता चलेगा। तो अब हम लोग इसके बाद इसका फीचर्स देखने जा रहे हैं। फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कई बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। अच्छा, अभी कौन दिया, कई को दिया, किसके लिए दिया बोले तो झगड़ा लड़ाई नहीं करने का, ध्यान से सुनने का। 1841 में, कभी 1841 में हेनरी फ्योल कहाँ पैदा हुआ था, किधर था, फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर था। और 1925 में ये मर गया था, ठीक है ना। इसने 1916 में बुक पब्लिश किया था, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इस बुक में इन्होंने 14 प्रिंसिपल दिए हुए थे। कितने प्रिंसिपल दिए हुए थे बेटा? 14 प्रिंसिपल। 14 प्रिंसिपल में से ये आपके सामने रहा आपका 8 प्रिंसिपल, ठीक है ना। 8 प्रिंसिपल अभी फ़िलहाल आपके सामने हैं, और बाकी के जो मैंने पिछू अभी पढ़ाया आपको, तो ये 8 प्रिंसिपल आपने देख लिया। अब ये बाकी के प्रिंसिपल भी आप देख लीजिए, और ये आपको हो गया आपका 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो यार 14 हुआ क्या? कुछ मिसिंग क्यों लग रहा है मेरे को? 1 मिनट। ओए 12 नंबर छूट गया अपने से, कोई एक छूटा हुआ है, और वो एक मैं बता देता हूँ आपको क्या है, क्या है, क्या है। जस्ट वेट। इक्विटी हो चुका है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ कमांड, सारी चीज़ें तो कवर की जा चुकी हैं, बट हो सकता है कुछ बाकी हो। लेट मी फाइंड कि क्या बाकी है। एक कोई बाकी रह गया, देखो छुप गया है साला अपने से। जस्ट वेट, गिव मी अ सेकेंड, जस्ट आई एम ट्राइंग टू। रेमोनरेशन बताया कि नहीं? रामू भी बता दिया है, रामू को भी पूरा किया अपन ने। चलो एक काम करते हैं ना, 1 से लेके एंड तक देखते हैं, समझ में आ जाएगा। फर्स्ट क्या है? डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन,
एंड देन क्या है देखो, डिसिप्लिन, रेमोनरेशन, ऑर्डर, इक्विटी, यार सब कुछ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 12 नंबर का नहीं मिल रहा है. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. यार मुझे याद भी नहीं आ रहा है वो. पकड़ा, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर. तो मैं यहाँ पर जो है ना, ये 11 12 मैं यहाँ पे नंबर 12 डाल दे रहा हूँ. आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिखा नंबर 12. ठीक है ना, नंबर 12 है आपका स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर. सर इसका मतलब क्या है भाई? एम्प्लॉई को ना ऐसी कंडीशन में मत रखो कि उसको लगे उसको कभी भी लात मार के भगा देंगे. एक अच्छा सिक्योरिटी दो. मैं इसके लिए ना ऐसे लिख देता हूँ, परमानेंट जॉब दो. क्या दो इसको? परमानेंट जॉब. मतलब उसको ये डर ना रहे कि मुझे कभी भी लात मार के भगा देंगे तो वो ठीक से काम कर नहीं पाएगा. तो इसीलिए उसको परमानेंट जॉब देना चाहिए. स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर. अब आपका पूरा 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ख़त्म हो गया. इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना. अब मैं आपको ये बताऊंगा कि इसके फीचर्स, इसके नेचर्स क्या है. बाबा इसके फीचर्स और इसके नेचर क्या है, ये पढ़ने के लिए बहुत सिंपल, बहुत सिंपल. हम लोग एक नया पेज लेते हैं पहले, नहीं तो क्या है ना, पाप चढ़ेगा अपने को. अब पाप चढ़ने नीचे, इसके लिए एक नया पेज लिया. नए पेज में हम लोग देखेंगे फीचर्स. मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपके लिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है ना. अब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ फिलहाल, इसमें सबसे पहला मैं पॉइंट आपको ये बताऊंगा कि जो भी प्रिंसिपल हमने अभी पढ़ा है ना, ये सारे के सारे प्रिंसिपल फ्लेक्सिबल है बाबा, रिजिड नहीं है. तो मतलब सर क्या अपन ऐसा लिखने का, फ्लेक्सिबल ऐसा लिखने का, फ्लेक्सिबल इन नेचर, ब्रैकेट में लिख दो नॉट रिजिड. सर नॉट रिजिड मीन्स व्हाट? रिजिड मतलब सख्त, और फ्लेक्सिबल मतलब जो ऐसे ना मोड़ तोड़ जा सके. आप एक स्केल लेके उसको तोड़ने की कोशिश करोगे, टूट जाएगा, मुड़ेगा नहीं. लेकिन आप एक रबड़ लेके मोड़ोगे तो मुड़ जाएगा. ये बाल में लगाने वाला रबड़, हाँ, वो मिटाने वाला रबड़ लेके मुड़ना नहीं तो वो भी टूटेगा. फिर थोड़ा तो मुड़ेगा वो भी. मगर जो मोर इम्पोर्टेंट मैं बात कर रहा हूँ फिलहाल, जो डिस्कशन कर रहा हूँ वो इसी पे कर रहा हूँ. ए बाबा ये फ्लैश क्यों बंद हो गया रे?